दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपनी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में। दोस्तों कल से अपन ने इलेक्ट्रॉनिक्स अंडर ग्रेजुएशन लेवल से स्टार्ट किया है। 12वीं लेवल की इलेक्ट्रॉनिक्स अपन ने डिस्कस कर ली है और उसमें कुछ इनिशियल बातें अपन ने डिस्कस कर ली थी कि लूप किसे कहते हैं, ब्रांच क्या होती है, नोड क्या होती है, ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर लिया था। लीनियर इम्पीडेंस किसे कहते हैं, बाइलेटरल इम्पीडेंस किसे कहते हैं। आज अपन आगे की चर्चा कर रहे हैं कि भाई आगे आगे अपन इस इलेक्ट्रॉनिक्स में और क्या क्या चीज़ों को अपन और अच्छे से डिफाइन कर सकें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मेरी कोशिश यह है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों, क्या है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अपन पढ़ते हैं। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ कि J बराबर क्या है? ओम्स लॉ सिग्मा एफ। J बराबर क्या है? सिग्मा एफ, जहां J क्या है दोस्तों? करंट डेंसिटी। J क्या है? करंट डेंसिटी। ठीक है। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। और इस छोटे f को अपन क्या कहते हैं? फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या कहते हैं दोस्तों? फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये ओम्स लॉ है। अपन ने V इक्वल्स टू आई आर नहीं पढ़ा है क्योंकि वो 10th क्लास के लेवल का ओम्स लॉ है। V इक्वल्स टू आई आर उसको भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन अपन हायर लेवल में एजुकेशन में स्टडी कर रहे हैं। तो J बराबर सिग्मा F, और J बराबर सिग्मा F क्या है दोस्तों? फोर्स पर यूनिट चार्ज। जब अपन बात करते हैं फोर्स की तो फोर्स कैसे लिखा जाता है? F इक्वल्स टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। अपन एक बार मान रहे हैं कि देयर इज नो कंट्रीब्यूशन, चुंबकीय क्षेत्र का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, यानी ये टर्म है ही नहीं। अपन ऐसा मान के चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा? F बराबर क्यू ई, और इसको अपन फोर्स पर यूनिट चार्ज करें तो फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी F इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? E। क्या आ जाएगा? E आ जाएगा, और इसे अपन क्या कहेंगे? फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या कहेंगे? फोर्स पर यूनिट चार्ज कहेंगे। तो J बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में? J बराबर सिग्मा इंटू ई। क्या आ जाएगा? J बराबर सिग्मा इंटू ई। इसे अपन क्या कहते हैं? ओम के नियम का सूक्ष्म रूप इसको कहा जाता है। ओम्स लॉ है। ठीक है। दूसरी बात, बट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या कहती है? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी वही कंडीशन कि यदि किसी चालक में, आदर्श चालक की सारी कंडीशन टर्म और कंडीशन बराबर रहती हैं तो उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती I। और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन अपन करते हैं तो ये दोस्तों क्या हो जाता है? V इक्वल्स टू आई आर। जहां ये जो समानुपाती स्थिरांक है इसको अपन क्या कहते हैं? प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। और प्रतिरोध को अपन क्या कहते हैं? कि धारा के मार्ग में क्या है? रुकावट है, विरोधाभास ये करता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, सिखाने जा रहा हूं कि ये कोई रेजिस्टेंस है। ये कोई क्या है? रेजिस्टेंस है। ये टर्मिनल है A और ये टर्मिनल क्या है? B। A से B टर्मिनल है। ठीक है। अब दोस्तों मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि यहां पर इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? VA है, और इस पॉइंट B पे क्या है? पोटेंशियल VB है। अब आपसे मैं ये पूछना चाहूं कि इस वायर में धारा किधर से किधर प्रवाहित होती है? कि भाई A से B की ओर धारा प्रवाहित होगी या B से A की ओर धारा प्रवाहित होगी? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये अपन को पता है कि अपन धारा चाहे जैसे, अब देखो इसमें साइन भी नहीं है, रेजिस्टेंस में किसी प्रकार का कोई साइन भी नहीं है, लेकिन अपन को ये पता लगाना है कि इस प्रतिरोध में धारा कैसे प्रवाहित हो रही है। ठीक है। अब देखो अपन धारा को प्रवाहित होने का ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल का मतलब है पहले से लोग जिसको फॉलो करते आ रहे हैं, अपने ट्रेडिशनल मेथड क्या है? ट्रेडिशनल मेथड क्या है? कि धारा हमेशा करंट फ्लोज फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लो वोल्टेज। यानी ये लोगों ने मतलब अडॉप्ट कर लिया, ये अपना ट्रेडिशनल मेथड है कि करंट हमेशा क्या होता है? हायर वोल्टेज टू लो वोल्टेज फ्लो होता है। मान लो इस ट्रेडिशनल मेथड को आप ये मान लो कि करंट हमेशा, मान लेते हैं कि करंट हमेशा लो टू हायर वोल्टेज प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित हो जाती, कोई दिक्कत नहीं थी किसी प्रकार के। तो अब अपन क्या कर रहे हैं कि मान लो जैसे
वी ए इज ग्रेटर देन वी बी है, यानी ए पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस से यदि ज्यादा है तो करंट किधर फ्लो होगा, ऐसे ए से बी की ओर, क्योंकि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च पोटेंशियल से निम्न पोटेंशियल की ओर होगा। और यदि कंडीशन क्या है कि वी ए इज लेस देन वी बी, यानी वी बी की वैल्यू यदि ज्यादा है तो दोस्तों करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा बी से ए की ओर। कहने का मतलब करंट हमेशा किधर फ्लो हो रही है, अपन मान रहे हैं कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल क्या हो रही है, वोल्टेज टू हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज करंट फ्लो हो रही है। यानी अपन ने ये माना वी ए इज ग्रेटर देन वी बी माना, तब तो करंट किधर, ए टू बी। और जब अपन ने क्या माना, वी ए इज लेस देन वी बी माना, तब क्या हो गया, करंट इधर से इधर फ्लो होगी, यानी वी बी वोल्टेज ज्यादा होगी। और ये अपना मेथड कैसा मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड। कैसा मेथड है, अपना ट्रेडिशनल मेथड है। तो किसी भी रेजिस्टेंस में अपन करंट फ्लो करेंगे तो अपन ट्रेडिशनल मेथड को ही यूज करेंगे, क्योंकि जो परिपाटी पहले से चल रही है उसको ही अपन फॉलो करेंगे। फालतू में अपन ऐसा काम नहीं करेंगे कि अपन करंट को मान लें क्या, हायर वोल्टेज टू लो वोल्टेज, हायर वोल्टेज टू लो वोल्टेज करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो हो रहे हैं, लो वोल्टेज टू हायर वोल्टेज क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। और यदि ट्रेडिशनल मेथड का अपन अपोज करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो भी अपन को क्या मानना पड़ेगा, अलग मानना पड़ेगा। तो अपन ऐसा ही मान के चलते हैं कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज। यदि करंट ऐसे है इसका मतलब वी ए हायर है, हायर से लोअर, हायर से क्या हो रहा है, लोअर करंट का फ्लो हो रहा है। और यदि वी बी का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो करंट फ्लोज फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, ये बात क्लियर होगी, समझ में आ गई सबको। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये पोटेंशियल है वी ए, ये पॉइंट है ए जिस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी ए, और इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी बी है, दोनों पॉइंट बराबर है। ठीक है, अपन करंट अपनी इच्छा अनुसार, ये रेजिस्टेंस है तो इस रेजिस्टेंस में करंट, मान लो अपन को ये पता नहीं है कि ये हायर कौन सा है लोअर कौन सा है, लेकिन अपन ट्रेडिशनल मेथड ही यूज कर रहे हैं कि भाई करंट हमेशा अपन ऐसा मानते हैं कि वो हमेशा हायर वोल्टेज टू लो वोल्टेज फ्लो हो। ठीक है, अब मान लो सपोज ये रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों, आर रेजिस्टेंस है और इसमें करंट फ्लो हो रही है, ये करंट कैसे फ्लो हो रही है अपन ने मान लिया। अपनी इच्छा के अनुसार अपन करंट ये भी मान सकते हैं, कैसे मान सकते हैं, ये कि इस बी टू ए प्रवाहित हो रहा है, लेकिन अपन ने करंट को क्या माना कि करंट है वो ए से बी फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, ए से बी फ्लो हो रहा है, तो इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या होगी, वी ए, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, आई इक्वल्स टू ओम्स लॉ लगा रहे हैं दोस्तों, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, यानी इस आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और वो कितना है वी ए, ये ज्यादा है ये क्या है कम है, क्योंकि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर, ट्रेडिशनल मेथड अपन यूज कर रहे हैं, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, तो ये क्या हो गया आई इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी अपॉन क्या हो गया दोस्तों आर। ठीक है, ये कौन सा मेथड है, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मेथड है। कौन सा है, ट्रेडिशनल मेथड है। वो वोल्टेज पहले लिखना है जहां से अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है कि जैसे ये है करंट यहां से स्टार्ट हो रही है, तो जहां से करंट स्टार्ट हो रही है उस वोल्टेज को पहले लिखेंगे, और जहां करंट जा रही है उस वोल्टेज को अपन क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। या अपन ऐसे भी फ्लो कर सकते हैं कि आई इक्वल्स टू जो लोअर वोल्टेज है उसको अपन ये लिख लेंगे वी बी माइनस वी ए अपॉन क्या कर सकते हैं अपन आर कर सकते हैं। ये भी अपन अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं कि भाई करंट इससे और इससे और इसमें फर्क क्या होगा कि मान लो सपोज करंट अपन ये मान रहे हैं और यहां से करंट निकाल लें, अपन करंट निकालें फॉर्मूले से, और ये करंट यदि पॉजिटिव आता है इसका मतलब तो क्या हो गया कि जो अपन ने करंट की डायरेक्शन मानी है और जो अपन ने कैलकुलेट जो डायरेक्शन की है करंट पॉजिटिव जो आई है वो दोनों सेम ही डायरेक्शन है, एक ही दिशा में हो रही है। और दोस्तों मान लो करंट अपन ऐसा मान लें, करंट अपन ऐसा मान लें करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब क्या है, करंट की वैल्यू नेगेटिव है तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, अपन ने मानी ऐसे है लेकिन करंट फ्लोज कैसे हो रही है, ऐसे इसकी विपरीत डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो अपन जब साइन कन्वेंशन अपन अपने कौन से मेथड को यूज करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड को ही यूज करेंगे। कौन से मेथड को यूज करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड को यूज करेंगे, इस मेथड को अपन यूज नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है ना, यानी वो अपन को वो वोल्टेज पहले लिखना है जहां से करंट जा रहा है, यानी जैसे वी ए से अपन ने ये करंट ली तो करंट कहां से जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है, तो वी ए माइनस वी बी अपॉन क्या हो गया आर हो गया, और आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर से ओम्स लॉ से अपन जानते हैं आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। और इस मेथड को अपन यहां यूज नहीं करेंगे। हो ये भी सकता है
यदि मान लो कोई कहे कि सर नहीं मेरे को तो इससे करना है, समझना है, तो वो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख के दे, अपन नीचे वाले को ही फॉलो कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल अपन जो मेथड यूज करते आ रहे हैं उसी मेथड को यूज करेंगे, यानी इसको अपन फॉलो नहीं करेंगे, इस ट्रेडिशनल मेथड को अपन क्या करेंगे दोस्तों, फॉलो करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि सिंपल ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ का बहुत ही सूक्ष्म रूप है। जनरली अपन ओम्स लॉ ये पढ़ते हैं, फिर ये कोई रेजिस्टेंस है, इसमें करंट यदि अपन ये माने तो इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, ये कम है, तभी करंट हायर टू लोअर या लोअर टू हायर ये हो सकता है, तो ऐसे करंट फ्लो हो जाएगी। लेकिन अपन ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हैं, यानी करंट फ्लोज फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लो वोल्टेज। ऐसे ही इसमें अपन ने लगा दिया करंट, कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो यहां से जहां से करंट स्टार्ट हो रही है उस वोल्टेज को पहले लिखेंगे, जहां जा रही है उस वोल्टेज को बाद में लिखेंगे, तो वी ए माइनस वी बी अपॉन क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं किरचॉफ्स लॉ। किसको डिस्कस करेंगे, किरचॉफ के नियम। और यदि आपको किरचॉफ के नियम अच्छे से आने लग गए तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत आसान हो जाएगी। नियम अपन को याद है, लेकिन अपन उनको अप्लाई कैसे करें ये अपन कंजूसी कर जाते हैं न्यूमेरिकल इक्वेशन करने में, तो वहां थोड़ा सा अपन को प्रॉब्लम होती है। तो देखिए किरचॉफ्स लॉ, अपन बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ। अब कई बच्चे ये भी कहते हैं कि भाई किरचॉफ का एक नियम अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं, दूसरे की क्या आवश्यकता है, लेकिन दोनों नियमों का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो किरचॉफ के नियम, किरचॉफ लॉ, क्यों दिए नियम, टू सॉल्व इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। किसी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क को, कॉम्प्लिकेशंस जो नेटवर्क हैं, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हैं, उसको सोल्व करने के लिए अपन ने क्या लिया, किरचॉफ के नियम लिए, यूज में लिए, ठीक है। कितने नियम दिए, दो नियम दिए। पहला नियम क्या है किरचॉफ का, अपन क्या कहते हैं, करंट लॉ, ठीक है, या इसे अपन क्या कहते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या दोस्तों इसे अपन क्या कहते हैं, चार्ज कंजर्वेशन लॉ। चार्ज कंजर्वेशन लॉ इसको बोला जाता है। कहता क्या है कि जैसे ये कोई नोड है, नोड को अपन ने डिफाइन कर लिया, ठीक है, और यहां से देखिए करंट आ रही है, ये करंट आ रही है, नोड है, और ये करंट आ रही है, ये दूसरी नोड है, और यहां से ये I3 और ये I4, ये I1 और ये क्या है I2, तो ये नोड हो गई अपने पास में, ठीक है। तो किरचॉफ का नियम है क्या, सिंपली जैसे छोटी क्लासों के हिसाब से अपन देखें तो किसी नोड पर आने वाली धारा बराबर नोड से जाने वाली धारा, ये किरचॉफ का नियम है। लेकिन अपन अपने लेवल के हिसाब से देखें तो ये क्या कहलाता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स, क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एट एनी नोड इक्वल्स टू 0। क्या है दोस्तों, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एट एनी नोड इज इक्वल्स टू 0। तो इसकी डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं क्या, कि एल्जेब्रिक, यहां नीचे लिख देते हैं, यहां पर लिख देता हूं, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स, algebraic sum of all currents at any node equal to 0, इक्वल टू 0। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या है दोस्तों, एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या है कि करंट को जब भी अपन लिखेंगे तो साइन के साथ में लिखेंगे। साइन का मतलब क्या है, साइन कन्वेंशन अपन क्या यूज कर रहे हैं कि जंक्शन पे आने वाली धाराओं को तो अपन धनात्मक लेंगे और जंक्शन से जाने वाली धाराओं को अपन क्या लेंगे दोस्तों, ऋणात्मक लेंगे। कोई ये कहे कि नहीं मैं तो उल्टा करना चाहता हूं, तो उल्टा भी कर सकता है, वो भी बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो जो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन लिखें तो सीधी सी बात क्या है कि जंक्शन पर आने वाली करंट बराबर जंक्शन से जाने वाली करंट, ये हो गया, सिंपल सी बात हो गया कि I1 I2 दोस्तों जंक्शन पे आ रही हैं और I3 प्लस I4 जंक्शन से जा रही हैं। तो जंक्शन पे आने वाली धाराएं बराबर जंक्शन से जाने वाली धाराएं, ठीक है। लेकिन अपन एल्जेब्रिक सम के हिसाब से अपन देखें तो क्या होगा, एट ए नोड, तो अपन को करंट को साइन के साथ में लिखना है। जैसे
I1 आ रहा है तो I1 प्लस का निशान है पीछे, ठीक है। फिर I2 भी आ रहा है तो दोस्तों क्या हो जाएगा प्लस I2। फिर I3 करंट जा रहा है तो ये क्या हो गया माइनस I3, और I4 भी जा रहा है तो माइनस I4 इक्वल्स टू क्या हो गया 0 हो गया। ये भी है कि ये भी है, ये तो क्या हो गया सिंपल नियम हो गया। और ये कौन सा हो गया एल्जेब्रिक सम की परिभाषा से हो गया। एल्जेब्रिक यानी एल्जेब्रिक वर्ड का अपना मीनिंग है कि करंट को अपन किसके साथ में लिख रहे हैं, साइन के साथ में लिख रहे हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों अपन क्या लिख सकते हैं सिग्मा आई इक्वल्स टू क्या लिखते हैं अपन 0 लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एट एनी नोड इक्वल्स टू 0, और यहां पर समेशन लगा दिया जो किसको शो कर रहा है सम को ही शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है सम को ही डिनोट कर रहा है। तो सिग्मा आई की वैल्यू क्या होगी सिग्मा आई बराबर क्या हो गया दोस्तों 0 हो गया। क्या हो गया सिग्मा इक्वल्स टू 0, ये बात हो गई है, ठीक है। या मान लो आप में से कोई कहे कि नहीं सर मैं तो जंक्शन से आने वाले जो दूर जा रही हैं उनको तो धनात्मक लेऊंगा और पास में आ रही हैं उसको क्या लेऊंगा ऋणात्मक लेऊंगा, ठीक है। तो यहां से देखिए ये लेओगे तो भी बात वो की वही आनी है कि भाई जंक्शन से जा रही हैं उनको ले लो I3 प्लस I4 बराबर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, तो भी बात क्या है एक ही है। लेकिन जो अपन फॉलो कर रहे हैं ट्रेडिशनल जो अपना मेथड है उसी मेथड को दोस्तों अपन क्या करते जाएंगे फॉलो करते जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है कि चार्ज कंजर्वेशन किस पे डिपेंड्स है, ये चार्ज कंजर्वेशन रूल पे। तो कैसे डिपेंड है तो दोस्तों जैसे मान लो अपन ने एक पॉइंट ये ले लिया A या ये नोड ले लिया, तो इस नोड पे जितनी करंट आएगी तो यहां पर चार्ज क्या नहीं होगा इकट्ठा नहीं होगा, चार्ज इकट्ठा नहीं होगा, किसी प्रकार का चार्ज रुकेगा नहीं, अकोमोलेट नहीं होगा, स्टोर नहीं होगा, यानी जितना करंट आएगा इस पॉइंट पे उतना ही करंट क्या हो जाएगा चला जाएगा। या अपन ऐसे मान सकते हैं कि ये ए पॉइंट है, यहाँ पे जितना आवेश आएगा जैसे ये I1 धारा है और यहाँ से निकलने के बाद में भी ये धारा क्या हो जाएगी I1 ही हो जाएगी, यानी इस पॉइंट पे चार्ज इकट्ठा हुआ ही नहीं है। यानी इंटरिंग चार्ज बराबर आउटगोइंग चार्ज क्या हो गया दोस्तों, इंटरिंग चार्ज जंक्शन पे आने वाला चार्ज बराबर जंक्शन से जाने वाला चार्ज। तो अपन क्या कहेंगे नो चार्ज या नो अकोमोलेशन ऑफ चार्ज, नो चार्ज अकोमोलेट नो चार्ज अकोमोलेट स्टे और ओब्लिक स्टोर एट जंक्शन, कि जंक्शन पे किसी प्रकार का कोई चार्ज इकट्ठा नहीं होता है। कहने का मतलब क्या हो गया इंटरिंग चार्ज इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों आउटगोइंग चार्ज, ठीक है। तो ये है किरचॉफ का पहला नियम जिसको अपन क्या कहते हैं धारा नियम या आवेश संरक्षण का नियम, चार्ज कंजर्वेशन लॉ। सिंपल अपन को ये याद रखना है कि करंट क्या होना चाहिए एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एट ए नोड इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों 0 आना चाहिए। अब अपन बात करते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम की जिसे अपन क्या कहते हैं वोल्टेज लॉ या लूप या मेश लॉ। नेक्स्ट किरचॉफ सेकंड लॉ। और दोस्तों ये किस पे बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन रूल पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन रूल पे बेस्ड है, क्योंकि वोल्टेज की अपन डेफिनेशन लें तो V बराबर अपन डिफाइन करें तो V बराबर क्या होता है W/Q, और ये कौन सा नियम है वोल्टेज लॉ है। और वोल्टेज किससे रिलेटेड है डायरेक्ट एनर्जी से रिलेटेड है, वर्क से, वर्क डन। यानी किसी भी आवेश को एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है विभव है, और ये किससे रिलेटेड है वोल्टेज लॉ है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा दोस्तों एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे डिपेंड करेगा। समझ में आ गई बात। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा लूप को डिफाइन करेगा। सपोज अपन बात कर रहे हैं कि ये कोई वोल्टेज है, बैटरी है, ठीक है, और इस बैटरी से अपन ने क्या कनेक्ट कर दिया कोई रेजिस्टेंस, ये R1 रेजिस्टेंस अपन ने कनेक्ट कर दिया और दूसरा रेजिस्टेंस इसके साथ में अपन ने और कनेक्ट कर दिया, ठीक है, हो गया। ये R2 रेजिस्टेंस क्या है दोस्तों ये R2 रेजिस्टेंस है,
ये V अपन ने मान लिया कि इस बैटरी का वोल्टेज कितना है, V वोल्टेज है, और ये R1 रेजिस्टेंस है, और दोस्तों ये क्या है, R2 रेजिस्टेंस। ठीक है, अब अपने पास में ये क्या है कि भाई ये पूरा एक क्या क्लोज सर्किट, क्या है, एक क्लोज सर्किट है। इसमें ये बैटरी है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये तो अपन जानते ही हैं। तो अब अपन करंट इसमें कैसे माने, करंट अपनी इच्छा से डिपेंडेंट है कि अपन करंट को क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं और करंट को एंटी क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं, करंट को क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं और करंट को एंटी क्लॉकवाइज भी अपन इसमें मान सकते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कहता क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होकर और निश्चित दिशा में चलते हुए यदि अपन आए क्लोज लूप में, तो उसका वोल्टेज जो पोटेंशियल ड्रॉप है, जो पोटेंशियल डिफरेंसेस है, उनका क्या होना चाहिए, एल्जेब्रिक सम इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यानी निश्चित दिशा में चलते हुए पोटेंशियल, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो अपन डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज आप ध्यान में रखोगे कि संधि नियम में जो करंट मानी जाती है वो किसी ब्रांच में मानी जाती है। संधि नियम में जो किरचॉफ का संधि नियम है उसमें जो करंट अपन अज्यूम करते हैं वो किसी ब्रांच में अज्यूम करते हैं। किस में करते हैं, किसी ब्रांच में, कि ये कोई ब्रांच है और इसमें प्रवाहित होने वाली करंट I1 है। और वोल्टेज लॉ में जब अपन करंट को अज्यूम करते हैं तो दोस्तों अपन लूप में करंट को अज्यूम करते हैं, ये ध्यान रखना। और लूप क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and more ब्रांचेस, क्लोज सर्किट ऑफ 2 and more ब्रांचेस इज नोन एज लूप। तो ये आपको ध्यान रखना है कि संधि नियम में अपन जो करंट को अज्यूम कर रहे हैं वो किसी ब्रांच में अज्यूम कर रहे हैं, और वोल्टेज लॉ में जो अपन करंट को अज्यूम करेंगे वो किस में करेंगे दोस्तों, किसी लूप में करेंगे। तो ये क्या कहता है वोल्टेज लॉ, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज या वोल्टेज ड्रॉप्स, algebraic sum of all voltage going in a particular direction, either clockwise or anti-clockwise, either clockwise or anti-clockwise for a closed loop or closed path, closed loop बोल दो या closed path of current, closed path of current is always इक्वल्स टू 0, हमेशा क्या होगा, ऑलवेज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो दोस्तों, अब अपन ने ये लूप लिया। ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंसेस, पोटेंशियल ड्रॉप्स गोइंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब है दोस्तों कि जैसे अपन यहां से चले और यहां आ गए तो फिर वापस यहां नहीं चलेंगे। पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब पूरा एक क्या करेंगे, क्लोज लूप बनाएंगे। क्या करेंगे, पर्टिकुलर डायरेक्शन, चाहे आइदर क्लॉकवाइज चलो, चाहे आप ऐसे चलो, चाहे इसमें आप ऐसे चलो, लेकिन चलना आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही है। ठीक है, तो आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर ए क्लोज लूप और क्लोज पाथ ऑफ करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है दोस्तों, अपन ने माना सपोज कि अपन को इसमें साइन कन्वेंशन भी लेना पड़ेगा कि भाई किसको धनात्मक लें, किसको ऋणात्मक लें। तो देखो, अब आपको ये पता नहीं है कि ये रेजिस्टेंस में ये टर्मिनल पॉजिटिव है या ये टर्मिनल नेगेटिव है। ठीक है, अपन को पता नहीं है, तो अपन क्या करें भाई, तो अपन ये करें कि अपना जो ट्रेडिशनल मेथड है कि देखो ये प्लस है, ये माइनस है, बैटरी में तो कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, और अपन ये माने कि इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे। ये अपन ने मान लिया कि करंट इसमें क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस ब्रांच में अपन देखें, इस ब्रांच में तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है,
तो अपन इसमें मान लें कि करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, तो करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, अपन ने डिसाइड कर लिया अपनी इच्छा से। यदि मान लो आपको हो कि भाई करंट को तो आप ऐसे ही मानो और इसको माइनस, इसको प्लस और इसको माइनस करोगे तो रिजल्ट वैसे ही अपन को प्राप्त हो जाएंगे, कोई झंझट नहीं है। लेकिन करंट हम ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, तो इसको अपन प्लस मान लेते हैं, इसको अपन क्या मान लेते हैं, माइनस मान लेते हैं। और इस पे मान लेते हैं अपन कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना है इस पे, V1 पोटेंशियल ड्रॉप है। कितना ड्रॉप है इस पे, V1 पोटेंशियल ड्रॉप है। फिर यहां आए तो करंट इसमें कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये प्लस और ये क्या हो गया माइनस, और यहां जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको अपन क्या कहेंगे, V2। ठीक है, अब अपन को साइन कन्वेंशन लेना है, कैसे लेंगे, लेट द करंट इन ईच लूप, लेट द करंट इन ईच लूप। अब यहां तो एक अकेला ही लूप है, लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो अपन ने मान लिया कि करंट है इस लूप में, क्या है दोस्तों, करंट है। अब देखिए साइन कन्वेंशन क्या कहता है, पहला पॉइंट अपन मान लेते हैं जो अपना ट्रेडिशनल है, कि यदि अपन लूप में चलें और पहले यदि पॉजिटिव टर्मिनल आता है या पॉजिटिव टू नेगेटिव चलते हैं, तो अपन उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव चलते हैं तो उसको अपन क्या लेंगे दोस्तों, पॉजिटिव लेंगे। कि जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, अपन चल रहे हैं, पहले पॉजिटिव टर्मिनल आया तो उसको अपन पॉजिटिव लेंगे, यानी प्लस V1। अब आप कहोगे नहीं मैं तो पॉजिटिव नहीं लूंगा, मैं तो नेगेटिव लूंगा, तो नेगेटिव ले सकते हो, लेकिन आपको केवल एक रूल ही फॉलो करना है। यदि दोनों अलग अलग फॉलो करोगे तो या तो आपकी इतनी एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि आप उस चीज को ध्यान में रखो, या जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कि एक को फॉलो करेंगे बस, और फिर आप मान लो एकदम मास्टर बन जाओ, मास्टरपीस बन जाओ, तब आप ऐसे ही फॉलो कर लो। अपन मान रहे हैं कि पॉजिटिव से यदि अपन नेगेटिव चलेंगे, इधर चलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे, तो उसको अपन क्या लेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप को धनात्मक लेंगे, अपन मान रहे हैं ऐसा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, यदि अपन नेगेटिव टू पॉजिटिव चल रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब क्या है, जैसे नेगेटिव टू पॉजिटिव, जैसे नेगेटिव टू पॉजिटिव चलेंगे, जैसे यहां से ऐसे अपन चले, तो उसको अपन क्या लेंगे दोस्तों, उसको अपन मानेंगे नेगेटिव, साइन को कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये अपना कौन सा मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल जो लोग यूज करते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग भी साइन कन्वेंशन हो सकता है। ठीक है, ये आप कैसे ले सकते हो, ऐसे ले लो इसको, वापस इसका जस्ट उल्टा, कि भाई पॉजिटिव टू नेगेटिव यदि चलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव यदि चलेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप को क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, और नेगेटिव टू पॉजिटिव चलते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव चलते हैं तो उसको क्या मानेंगे अपन, पॉजिटिव, ऐसा मान लो चाहे। लेकिन अपन अपने इस ट्रेडिशनल मेथड को ही यूज कर रहे हैं, इस मेथड को अपन यूज नहीं कर रहे, यानी इसमें मैंने क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। अब ये जो अपन ने माना है साइन कन्वेंशन माना है, किसके लिए, पोटेंशियल ड्रॉप्स के लिए, तो इसके लिए अपन ये इक्वेशन लिखे। तो देखो यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं अपन, कहां से दोस्तों, यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से इस लूप में। तो सबसे पहले अपन चले, पहले कौन सा टर्मिनल आया, प्लस का आया, तो ये वोल्टेज क्या हो गया, V1। भाई प्लस का है तो प्लस निशान नहीं लगाया, कोई भी निशान नहीं लगाया, इसका मतलब कैसा निशान है, V1 है। इधर से चले, फिर यहां आ गए, फिर यहां चले तो वापस किसका निशान आया, प्लस का आया, तो दोस्तों क्या हो गया, प्लस का V2। यानी अपन ये यहां से ये समझ गए कि अपन जिस डायरेक्शन में अपन चल रहे हैं, ठीक है, और उस डायरेक्शन में यदि अपन चले, उस डायरेक्शन में अपन चले, और क्या हो गया, पहले यदि प्लस का टर्मिनल आया है तो उसको अपन प्लस साइन के साथ में लिखेंगे। जैसे ऐसे चल रहे हैं अपन, प्लस आया तो प्लस के साथ में लिखें, यहां प्लस आया तो प्लस के साथ में लिख दिया। यहां चल रहे हैं, देखो ध्यान से, यहां चले और पहले क्या आया चलने में, माइनस टर्मिनल आया, माइनस, यहां से देखिए, यहां पहले माइनस टर्मिनल आया तो माइनस आया तो अपन माइनस लिखेंगे, बराबर क्या हो गया दोस्तों, जीरो हो गया। क्या हो गया, बराबर जीरो हो गया। तो ये क्या हो गया अपना किरचॉफ का नियम। इसको अपन क्या कह सकते हैं, सिग्मा V इक्वल्स टू जीरो। क्या कह सकते हैं, सिग्मा V इक्वल्स टू जीरो, या इसको अपन लिख सकते हैं सिग्मा V इक्वल्स टू IR बराबर सिग्मा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन भी क्या है, वोल्टेज है, या सिग्मा V बराबर क्या हो गया दोस्तों, जीरो हो गया। ये क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम या पोटेंशियल वोल्टेज लॉ। ठीक है, और पोटेंशियल किससे रिलेटेड है भाई, एनर्जी से रिलेटेड है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब, बैटरी का मतलब क्या है कि किसी भी रेजिस्टेंस को एनर्जी प्रोवाइड करवाना, तो इसलिए देयर इज, यहां भी क्या होता है, एनर्जी कंजर्व रहती है, जितनी एनर्जी आती है उतनी क्या हो जाती है,
दूसरे डिवाइस पे निकल जाती है, ठीक है ना। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन रूल पे ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अपन को साइन कैसे लेना है, ठीक है। तो अपन ने दोनों नियम डिस्कस कर लिए, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और किरचॉफ का सेकंड लॉ, या जंक्शन रूल, या दूसरा कौन सा रूल है दोस्तों, वोल्टेज रूल अपन ने डिस्कस कर लिया है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डेफिनेशन वगैरह याद रख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए इन दोनों नियमों पे बेस्ड अपन डिस्कस करते हैं जंक्शन एनालिसिस और नोड एनालिसिस। देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं जंक्शन एनालिसिस। जंक्शन एनालिसिस, जंक्शन एनालिसिस या नोड एनालिसिस। जंक्शन एनालिसिस या नोड एनालिसिस को अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जंक्शन एनालिसिस है वो किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन किरचॉफ फर्स्ट लॉ, दैट इज फर्स्ट लॉ कौन सा है भाई, करंट लॉ एंड ओम्स लॉ। कि जो जंक्शन रूल है वो किस पे बेस्ड है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड जिसे करंट लॉ कहते हैं और ओम के नियम पे बेस्ड, ठीक है। सपोज देखें अपन एक क्लोज लूप बना रहे हैं, ये कोई बैटरी है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, और इसमें एक रेजिस्टेंस सपोज ये हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस और एक इनके बीच में रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये अपन ने लगा दिया, यहाँ अपन ने एक बैटरी से इसको कनेक्ट किया, ठीक है। ये जो बैटरी है वो अपन ने सपोज V वोल्ट की बैटरी है, ये जो रेजिस्टेंस वो R1 मान लिया अपन ने, ये रेजिस्टेंस है वो R2, इस रेजिस्टेंस को अपन ने क्या मान लिया R3, ठीक है भाई। अपन जंक्शन रूल लगा रहे हैं तो करंट को अपन को क्या करना है, अज्यूम करना है, किस में करना है, सपोज ये माना V जो है बैटरी वो अपन ने सपोज मान ली कि 10 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। बैटरी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे अभी ये चीज थोड़ी सी। R1 बराबर क्या है, इसको अपन ने माना 10 किलो ओम, R2 बराबर भी अपन ने कितना माना 10 के ओम, और R3 बराबर दोस्तों अपन ने कितना मान लिया 20 किलो ओम मान लिया। क्या मान लिया, 20 किलो ओम अपन ने मान लिया, ठीक है। अब अपन जंक्शन रूल लगा रहे हैं तो ये ब्रांच होगी, ये ब्रांच होगी, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ठीक है। तो जंक्शन रूल जब भी अपन लगाएंगे तो इस ब्रांच में अपन ने माना कि करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1 करंट फ्लो हो रही है। अब यहां तो करंट क्या है कि I1 करंट यहां जो फ्लो हो रही है वही करंट यहां पे मिलेगी अपन को, लेकिन यहां पर ये क्या है जंक्शन है, तो यहां भी करंट अलग होगी और यहां भी करंट अलग होगी। इसमें अपन ने क्या मान लिया कि भाई करंट ऐसे फ्लो हो रही है इसमें, दैट इज क्या है I2 करंट है, क्या है I2 करंट है, और यहां पर अपन ने करंट को क्या मान लिया I3 मान लिया। अब दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर आपने करंट को ऐसे क्यों माना, ठीक है। आप करंट को ऐसे भी मान सकते थे, जैसे I3 को आपने ऐसे माना, आप I3 को ऐसे भी मान सकते थे। अब इससे फर्क क्या पड़ता कि जैसे ही आप कैलकुलेशन में I1 I2 I3 की वैल्यू निकालते, I1 I2 I3 की वैल्यू निकालते, तो यदि आपके मानने की डायरेक्शन आपने जो मानी है वो करंट, और यदि करंट की वैल्यू पॉजिटिव आई, इसका मतलब आपने जो मानी है वो सही है। मान लो सपोज I1 इक्वल्स टू अपने पास में आ गया +3 एम्पियर, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन आपने करंट की माननी थी वही क्या है करंट की डायरेक्शन है। लेकिन मान लो आपने तो कुछ करंट को ऐसे मान लिया और I3 बराबर मान लो अपने के पास में आ गई 3 एम्पियर, इसका मतलब आपने तो करंट मानी थी ऐसे, लेकिन वास्तव में एक्चुअल करंट क्या है इसकी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। वो अपन को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा क्वेश्चन में ऑटोमेटिक। क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑटोमेटिक क्वेश्चन में वो आ जाएगा, ठीक है।
अब मैं थोड़ी सी बैटरी की आपको मैकेनिज्म बता देता हूं कि बैटरी होती क्या है। ठीक है, तो देखिए बैटरी क्या होती है समझने के लिए है। बैटरी इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सपोज अपने पास में ये बैटरी है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और कितने वोल्ट की है भाई, 10 वोल्ट। ठीक है, ये माइनस टर्मिनल है और ये प्लस टर्मिनल है। ठीक है, इस माइनस टर्मिनल को दोस्तों अपन क्या कहते हैं, लो, और इसको अपन क्या कहते हैं, हाई। क्या कहते हैं, लो, और इसको अपन क्या कहते हैं, हाई। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब ये क्या है, 0 वोल्ट। तो ये कितना है, 10 वोल्ट, कि इस पॉइंट के रेफरेंस में इसका कितना वोल्टेज। यदि मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो इस टर्मिनल का वोल्टेज तो कितना है, 0। ठीक है, और इसका वोल्टेज कितना है, 10, यानी इनमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट का है। तो यदि ये लो है तो ये हाई है, ये 0 वोल्ट है तो ये 10 वोल्ट है। मान लो सपोज ये क्या हो, -5 वोल्ट हो, माइनस क्या हो, 5 वोल्ट हो, तो ऊपर वाला टर्मिनल क्या होगा, 5 वोल्ट होगा प्लस का, क्योंकि दोनों में डिफरेंस अपन लेंगे तो दोनों जुड़कर कितने वोल्टेज दे देंगे अपन को, 10 वोल्ट दे देंगे। मान लो सपोज नीचे वाला टर्मिनल क्या हो, -10 वोल्ट हो, क्या हो, -10 वोल्ट हो, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और इसका मतलब क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग है कि प्लस वाला टर्मिनल नेगेटिव वाले टर्मिनल से कितना वोल्टेज, 10 वोल्ट ज्यादा है, 10 वोल्ट ज्यादा है। इन सब का एक ही मीनिंग, 10 वोल्ट ज्यादा है। ध्यान से समझ लेंगे बैटरी की मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो दोस्तों ये कितना है, 0 वोल्ट, और ये कितना है, 10 वोल्ट। ये अपने क्यों डिस्कस किया है, इसमें एक पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, समझ गए बात को। अब इसमें ब्रांच में मान लो करंट अपन ने ऐसे माना है सपोज, अब एक्चुअली इसकी करंट क्या आ जाएगी, वो मान लो नेगेटिव आई, इसका मतलब करंट कैसे फ्लो आई होगी, इसमें ऊपर से नीचे फ्लो होगी। करंट कैसे फ्लो होगी, ऊपर से नीचे से ऊपर फ्लो होगी। और यदि मान लो करंट की वैल्यू प्लस आती है तो जिस डायरेक्शन में अपन ने करंट को माना है उसी डायरेक्शन में दोस्तों क्या होगी, करंट फ्लो हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए सबसे पहले इसको अपन जंक्शन रूल को अपन लगाएंगे तो अपन पॉइंट टू पॉइंट चीजों को फॉलो करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहले फाइंड आउट द नोड्स, यानी जो सर्किट आपको दे दिया नेटवर्क, उसमें सबसे पहले अपन को क्या करना है, फाइंड आउट। सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं पॉइंट्स को कि अपन डिस्क्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले बात क्या है, नंबर 1 पॉइंट, फाइंड आउट दी नोड्स। सबसे पहले जो भी अपन को डायग्राम मिले तो अपना सबसे पहला काम क्या है कि उसमें अपन को नोड्स को फाइंड करने की, कितने नोड्स। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसमें एक तो ये है कि जैसे 1 and 2 and more branches are meet, एक तो ये हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया। तो एक तो ए और दूसरा क्या हो गया, बी। क्या हो गया, एक तो ए और दूसरा बी। तो ये नोड्स कितनी होगी, इसमें 2 होगी। ठीक है ना, और कौन कौन सी होगी, ए एंड बी होगी। अब इसमें देखो ये तो सिंपल तार है, क्योंकि ब्रांच अपन किसको मानेंगे, जिसमें रेजिस्टेंस कुछ न कुछ कनेक्टेड होना चाहिए, उसे अपन क्या मानेंगे, ब्रांच मानेंगे। जैसे ये, ठीक है, 2 नोड्स हो गई, ए एंड बी हो गई। फिर क्या करना है, जो 2 नोड्स हो गए उसमें से अपन को रेफरेंस नोड को डिफाइन करना है। डिसाइड द रेफरेंस नोड। रेफरेंस नोड का मतलब क्या है कि जैसे जो भी रेफरेंस नोड होगा उसके रेस्पेक्ट में अदर नोड का पोटेंशियल अपन को पता होना चाहिए। कि जैसे मान लो ये रेफरेंस नोड है तो रेफरेंस नोड के पोटेंशियल को अपन कितना मानेंगे, 0 वोल्टेज मानेंगे। तो यदि इस रेफरेंस को अपन मानते हैं, अब कई बार प्रॉब्लम ये हो जाती है कि रेफरेंस माने किसको, रेफरेंस वोल्टेज माने किसको। रेफरेंस वोल्टेज जो अपन लेते हैं वो कितना लेते हैं दोस्तों, 0 वोल्ट लेते हैं। कितना वोल्टेज लेते हैं, 0 वोल्ट लेते हैं। तो मैंने बैटरी में आपको बताया कि ये प्लस माइनस, इसका मतलब लो है, हाई है, ये 0 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये -5 वोल्ट। यदि इसको माने तो ये ऊपर वाला 5 वोल्ट होगा, क्योंकि अपन को बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कितना क्या करना है, 10 का ही करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 10 वोल्टेज है। और यदि इसको -10 वोल्ट मानते हो तो ये 0 वोल्ट। तो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो इसमें ये टर्मिनल तो 0 वोल्ट है और ये टर्मिनल क्या है, 10 वोल्ट है। और ये बी पॉइंट है वो डायरेक्ट यहां से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस
जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो उसको अपन क्या लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। समझ में आ गया कि रेफरेंस पॉइंट किसको लेंगे, जो पॉइंट जीरो वोल्टेज पे हो। और जीरो वोल्टेज कैसे हो, जैसे ये बैटरी से इससे कनेक्टेड है तो ये 0 वोल्ट हो गया, तो इसको अपन क्या लेंगे, रेफरेंस पॉइंट, VB बराबर 0। और जितना भाई बीच में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो जितना वोल्टेज इसका है उतना ही वोल्टेज इसका है, तो इसको अपन क्या लेंगे, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट अपन ने मान लिया लेट, ठीक है। अब दोस्तों कई बार ये कंफ्यूज हो जाता है कि सपोज मान लो 2 बैटरी लगी हो, तो अपन को चाहे 2 बैटरी लगी हो चाहे 1 बैटरी लगी हो, रेफरेंस पॉइंट अपन किसको मानेंगे, जो बैटरी के किसी न किसी एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से वो पॉइंट क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। जैसे मान लो इधर बैटरी लगी होती तो उसके दोनों के नेगेटिव से कनेक्ट होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, तो भी अपन को कम से कम रेफरेंस पॉइंट ऐसा मानना है कि वे एक किसी भी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या होना चाहिए, वो कनेक्ट होना चाहिए, ऐसा अपन को मानना है, ठीक है। डिसाइड द रेफरेंस नोड, और रेफरेंस नोड को कैसे डिफाइन करोगे, चूज द नोड, choose the node as reference node which is directly connected to negative terminal of electrode of बैटरी, कि अपन को रेफरेंस पॉइंट कौन सा चूज करना है, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से डायरेक्ट कनेक्टेड हो। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। यदि बैटरी 2 से ज्यादा है तो कम से कम एक पॉइंट तो वो होना चाहिए जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो, उस पॉइंट को अपन रेफरेंस पॉइंट लेंगे। और रेफरेंस पॉइंट एक बार डिसाइड हो गया तो इसके कंपैरिजन में इसके कोरस्पॉन्डिंग अपन को क्या है, वोल्टेज मेजर करना होता है। जैसे ए है तो ए का वोल्टेज बी के कंपैरेटिवली कितना है, समझ गए क्या। जैसे मान लो ये 5 वोल्ट है तो बी के कंपैरिजन में ए का वोल्टेज कितना है, 5 वोल्टेज, 5 वोल्टेज, समझ में आ गए। फिर क्या है, तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। फिर अपन को क्या करनी है कि जो ये अपना ब्रांचेस हैं, अज्यूम द करंट इन ईच ब्रांच। हर ब्रांच में अपन को करंट को अज्यूम करना है, अज्यूम द करंट इन ईच ब्रांच। चौथा नंबर क्या है, अप्लाई केसीएल। केसीएल का मतलब है करंट, किरचॉफ करंट लॉ। अप्लाई केसीएल फॉर ऑल नोड्स या इफेक्टिव नोड। इफेक्टिव नोड का मतलब है उस, जैसे रेफरेंस नोड है तो रेफरेंस पॉइंट उसका वोल्टेज तो अपन को पता ही है कि भाई 0 वोल्टेज है, तो उसका वोल्टेज अपन को मेजर करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या नहीं है, जिस पॉइंट को अपन रेफरेंस पॉइंट मानेंगे वो इफेक्टिव नोड नहीं है, क्योंकि उसका तो वोल्टेज अपन को पता चल गया, उसकी वैल्यू तो अपन को पता चली गई, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, यूज ओम्स लॉ टू राइट द, 5 नंबर पॉइंट, यूज ओम्स लॉ टू राइट द वैल्यू ऑफ करंट। क्या करेंगे, यूज ओम्स लॉ, 5, यूज ओम्स लॉ टू राइट द वैल्यू ऑफ करंट। ये 5 पॉइंट अपन को क्या करने हैं दोस्तों, फॉलो करने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो अपन कौन सा नियम, जंक्शन एनालिसिस या नोड एनालिसिस को समझ में लगने लगेंगे। सबसे पहले क्या है, पूरे सर्किट में अपन को रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करने हैं, नोड डिफाइन करने हैं। 2 नोड हो गए ए और बी टर्मिनल पे। डिसाइड द रेफरेंस नोड, अपन ने बी को डिसाइड कर लिया और इसमें अपन ने देखा कि कम से कम ये किससे कनेक्ट होना चाहिए, किसी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, यानी 0 वोल्ट से कनेक्ट होना चाहिए।
फिर क्या, एज्यूम द करंट इन ईच ब्रांच, इसमें अपन ने मान ली कि इसमें I1 करंट है, इसमें I2 करंट है और इसमें इधर I3 करंट है, ये अपन ने मान ली करंट को, ठीक है, मान लिया। फिर अप्लाई KCL फॉर ऑल नोड्स, सभी नोड्स के लिए अपन किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे। और दोस्तों यूज ओम्स लॉ टू राइट द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। ध्यान से आप देखोगे तो इसके लिए अपन किरचॉफ का नियम, तो ये नोड है ए नोड पर I1 क्या हो रहा है, आने वाली करंट, और I3 और I2 क्या है दोस्तों, जाने वाली करंट। तो I1 बराबर क्या लगाते हैं अपन, I2 प्लस I3 लगाते हैं। I1 बराबर क्या लगाते हैं अपन, इसको मैं मिटा दूं, ठीक है। तो देखिए ये तो अपन को समझ में आ गया। देखो क्या हो गया भाई, I1 को अपन लगा रहे हैं, ठीक है। तो या तो एल्जेब्रिक सम के हिसाब से कर दो, लेकिन I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3, ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 1। यानी किसी जंक्शन पे आने वाली करंट बराबर जंक्शन से जाने वाली करंट, या प्लस I1, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं कि जंक्शन पे आने वाली प्लस I1 माइनस I2 और माइनस I3 बराबर 0, एल्जेब्रिक सम वाली डेफिनेशन। या इनको इधर ले आओ, साइड चेंज करोगे तो I1 बराबर क्या हो गया, I2 प्लस I3 हो गया। इसको अपन समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। और ये किसके अकॉर्डिंग लिखा अपन ने, KCL के अकॉर्डिंग लिखा। किसके अकॉर्डिंग लिखा, KCL, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। अब देखिए I1 की वैल्यू अपन निकाल रहे हैं। तो देखिए करंट इधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर का मतलब ये 10 वोल्टेज है, डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो 10 वोल्ट से कहां आ रहा है, ए पर आ रहा है। तो इससे जस्ट पहले अपन ने लिखा था वोल्टेज ना, तो I1 बराबर कितना हो गया कि यहां से वोल्टेज आ रहा है ऐसे, तो हाइयर टू लोअर, इस पे पोटेंशियल कितना है अपन ने मान लिया VA, ठीक है। तो I1 बराबर क्या हो गया दोस्तों, ओम के नियम से I1 बराबर क्या हो गया, ये वोल्टेज क्या है V माइनस VA बटे R1, ठीक है, बटे क्या हो गया R1, हो गया R1, V माइनस VA बटे क्या हो गया R1। ऐसे ही अपन I2 माने, I2 बराबर देखो इस ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट है, तो ये क्या है VA और VB, यानी हाइयर टू लोअर। तो I2 बराबर क्या हो गया दोस्तों, I2 बराबर क्या हो गया VA माइनस VB बटे R2, ठीक है। और I3 बराबर कितना हो गया, ओम्स लॉ से I3 बराबर, देखिए I3 A से कहां तक जा रहा है, B तक जा रहा है, A से B तक। तो क्या हो गया I3 बराबर क्या हो गया दोस्तों, VA माइनस VB और बटे क्या हो गया R3। अब आप एक चीज ध्यान रखोगे कि ये जो भी वैल्यू आई है इनको अपन कहां पुट करेंगे, इसमें पुट कर देंगे समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। तो इसको अपन एल्जेब्रिक सम वाली डेफिनेशन ले लेते हैं, ये वाली, ठीक है। ये तो इसको पक्षानंदन करेंगे, एक में रखेंगे तो क्या हो जाएगा I1, तो क्या हो गया V माइनस VA बटे R1, I1 हो गया। फिर माइनस VA माइनस VB बटे क्या हो गया दोस्तों R2, ठीक है। और माइनस VA माइनस VB बटे R3 बराबर क्या हो गया, इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, देखो ध्यान से, V की वैल्यू अपन को पता है 10 है, VA की वैल्यू अपन को नहीं पता, VB की वैल्यू अपन को पता है कि 0 है, ठीक है। यानी इनमें सब की वैल्यू अपन को पता है, लेकिन एक की वैल्यू पता नहीं है, कौन से की, VA की वैल्यू पता नहीं है। तो एक समीकरण और एक वैल्यू अपन को निकालनी है, यानी सफिशिएंट रिएक्शन अपने पास में, सफिशिएंट समीकरण है, इसका मतलब हो जाएगी। तो देखिए क्या होगा, V क्या है 10 माइनस VA और बटे क्या लगा देंगे 10। इसमें आपको किलो ओम नीचे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो करंट आएगी वो किस में आ जाएगी, मिली एम्पियर में आ जाएगी। यदि रेजिस्टेंस किलो ओम में है तो करंट किस में आ जाएगी, मिली एम्पियर में आ जाएगी। तो ठीक है, माइनस VA, ये तो 0 है, VB तो VA माइनस 0 बटे क्या हो जाएगा 10। ऐसे ही माइनस VA माइनस 0 बटे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0, ठीक है। इंप्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा वैल्यू, तो 10 माइनस VA बटे 10, ठीक है, और माइनस VA बटे 10 और माइनस VA बटे क्या हो जाएगा 20 और बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसमें एलसीएम तोड़ दो, तो 1 माइनस VA अपॉन 10 माइनस VA अपॉन 10
और माइनस वी ए अपॉन क्या हो जाएगा 20 बराबर 0। ठीक है, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा भाई 20, कितना हो जाएगा 20 माइनस, ठीक है कितना आ जाएगा 2VA माइनस 2VA और माइनस VA बराबर क्या हो जाएगा 0। 20 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20 इसमें चला गया, तो ये कितना हो गया 2 2 4 5VA बराबर कितना हो जाएगा 20। तो VA बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 20/5 बराबर कितना आ गया 4 वोल्ट। क्या आ गए 4 वोल्टेज आ गई। तो VA बराबर कितना आ गया अपने पास में 4 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब VA बराबर अपने पास में 4 वोल्ट आ गया, तो करंट I1 यहां से देखिए, करंट I1 बराबर कितना हो जाएगा I1 बराबर क्या भाई 10 - 4/R1 बराबर कितना 10। ठीक है, तो 6/10 बराबर क्या हो जाएगा 0.6 मिली एम्पियर। भाई 10 VA की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, तो 10 - 4 बराबर 6, 6/10। ऐसे ही I2 की वैल्यू बराबर कितना, I2 बराबर क्या है ये है, तो VA माइनस यानी VA अपॉन R2, VA कितना है 4 और बटे कितना 10, तो कितना होगा 0.4 मिली एम्पियर I2 बराबर। और I3 बराबर कितना हो जाएगा I3 बराबर क्या है VA और 4 बटे कितना हो जाएगा 20, ठीक है मिली एम्पियर। तो इसको अपन काटेंगे तो कितना आ जाएगा I3 बराबर आ जाएगा 0.2, भाई 1/5 यानी 0.2 मिली एम्पियर। अब इसको अपन देखें कि वास्तव में चेक करेंगे सही है क्या। तो देखो I1 बराबर क्या है I2 + I3, तो I1 कितना है 0.6, I1 बराबर क्या है I2 प्लस दोस्तों क्या है I3, यानी अपन ये चेक कर रहे हैं कि भाई जो किरचॉफ का जंक्शन एनालिसिस है वो सही वैलिड तो है क्या। तो देखिए I1 जंक्शन पे आने वाली धारा है बराबर जंक्शन से जाने वाली धारा ये है, तो I1 कितनी है दोस्तों 0.6, तो 0.6 मिली एम्पियर। I2 बराबर कितनी है भाई 0.4 मिली एम्पियर और I3 बराबर कितनी है भाई 0.2 मिली एम्पियर। यानी दोनों क्या है जंक्शन पे आने वाली करंट बराबर क्या है जंक्शन से जाने वाली करंट, यानी जंक्शन पे किसी प्रकार का कोई चार्ज का अकोमुलेशन नहीं हुआ है, चार्ज का अकोमुलेशन नहीं हुआ है, तो अपन ये कह सकते हैं कि जो ये जंक्शन एनालिसिस है या जो नोड एनालिसिस है वो चार्ज कंजर्वेशन नियम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है दोस्तों चार्ज कंजर्वेशन के नियम पर निर्भर करता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। कल अपन इसके एक न्यूमेरिकल या 2 न्यूमेरिकल और डिस्कस करेंगे और फिर आगे अपने वीडियो को कंटिन्यूअस करेंगे। यदि आप लोगों को समझ में इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा दीजिए ताकि मेरा भी जोश बना रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।